पिछली क्लास में बेटा देखा था कि अगर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। अगर अपन कह रहे कि स्मॉल एंगल थीटा से उसको रोटेट करें तो वो एसएचएम करेगी और उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने डिराइव किया था। अभी अपन देखेंगे वर्क डन टू रोटेटिंग अ coil in uniform magnetic field. Work done in rotating a coil in uniform magnetic field. Uniform magnetic field. Work done in rotating a uniform magnetic field. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को रोटेट करेंगे तो वर्क डन क्या है वो अपन देख रहे हैं। इन जनरल बेटा अपन कह रहे कि अगर हम टॉर्क देखें तो टॉर्क डी टो था और उसको रोटेट करने के लिए वर्क डन डी डब्ल्यू, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, वो टो डी थीटा के इक्वल है। हमें कितना वर्क करना पड़ा तो एक्सटर्नल टॉर्क इनटू डी थीटा, और उसको अपन लिख सकते हैं डी डो। टो की वैल्यू अपने पास था एम बी साइन थीटा इनटू अपन कह रहे कि डी थीटा। अगर अपन टोटल वर्क डन की बात करें तो इंटीग्रेशन ये हमने लिखा एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, थीटा की वैल्यू थीटा वन टू थीटा टू। इस यहाँ से हमें मिला वर्क डन डब्लू इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा की इंटीग्रेशन बेटा माइनस कॉस थीटा एंड थीटा इक्वल्स टू थीटा वन टू थीटा टू। मीन्स ये हमें मिला एम बी अपर लिमिट थीटा टू माइनस कॉस थीटा टू माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा वन। तो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला हमें मिला एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि वर्क डन इन रोटेटिंग अ कॉइल है। किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थीटा वन से थीटा टू तक रोटेट करने में वर्क डन एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू के इक्वल होगा। अगर अपन बात करें केस वन क्या होगा, इफ थीटा वन इक्वल्स टू 0 डिग्री है एंड थीटा टू 180 डिग्री है, 0 से 180 डिग्री तक अपन उसको रोटेट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम वर्क डन बेटा क्या होगा, ये वर्क डन मैक्सिमम होगा। मीन्स एम बी कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है और कॉस 180 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2 एम बी है। मैक्सिमम वर्क डन रोटेट करने में 2 एम बी के इक्वल होगा। अगर अपन थीटा वन जैसे केस टू देखें और केस टू में अपन कह रहे थीटा वन 180 डिग्री है, इनिशियली 180 डिग्री है एंड थीटा टू 0 डिग्री है। 180 से 0 डिग्री तक हम रोटेट कर रहे हैं, उस केस में वर्क डन मिनिमम होगा और वो वर्क डन होगा एम बी कॉस 180 डिग्री माइनस कॉस 0 का, और ये हमें मिलता है -2 MB। -2 MB का मतलब हमें वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली अपन कह रहे कि वो रोटेट हो रहा है। तो वर्क डन यहाँ पे अपन कह रहे कि बाय द सिस्टम हो रहा, ऑन द सिस्टम नहीं हो रहा, तो इसलिए वर्क डन मिनिमम होगा और वो -2 MB के इक्वल होगा। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करेंगे, द वर्क डन टू रोटेट any current carrying
current carrying coil in uniform magnetic field in uniform magnetic field from theta 1 equals to 90 degree to theta 2 equals to theta is stored in the form of magnetic potential energy. Magnetic potential energy किसी 90 डिग्री एंगल से किसी भी एंगल थीटा तक अगर कोइल को रोटेट करे तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा और उसको अपन कह सकते हैं कि एम बी कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से अपने को मिला माइनस एम बी कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी उसको हम लिख सकते हैं बेटा माइनस एम बी कॉस थीटा और उसको अपन कह सकते हैं माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम डॉट बी वेक्टर के इक्वल होगा। अभी अपन कह रहे कि केस वन में अपन कह रहे कि एफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है। उस केस में अपन कह रहे कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, यो मिनिमम होगा और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी के इक्वल होगा। थीटा जब 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा और मिनिमम है उसको अपन कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। केस 2 एंड केस 2 में अपन कह रहे कि एफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, सॉरी 180 डिग्री है, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री है। उस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा और वो एम बी के इक्वल होगा। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है उसको अपन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अनस्टेबल की कंडीशन हो गया जब थीटा 180 डिग्री हो तो अपन कह रहे कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन करता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट आपने डिफाइन किया था आई इंटू ए, करंट इंटू अपन कह रहे कि एरिया। तो यहाँ पे हमने कहा ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपन कह रहे कि इलेक्ट्रॉन है और v वेलोसिटी से बेटा ऑर्बिटल मोशन कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन है r रेडियस का और v वेलोसिटी से ऑर्बिटल मोशन कर रहा है। हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट को अपन लिख सकते हैं I इंटू ए वेक्टर। अभी बेटा अपन कह रहे I, एरिया को हमने क्या लिखा पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल मोशन करेगा तो उसकी करंट की वैल्यू अपन कहेंगे ई बाई टाइम पीरियड और टाइम पीरियड को अपन लिख सकते हैं 2 पाई आर और ये वी हो गया। तो यहाँ से बेटा अपने को मिला ई वी अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट एम वो हमें मिला ई वी आर अपॉन 2 के इक्वल। तो हम कह सकते हैं एम इक्वल्स टू हाफ 1/2 ई वी आर। और दूसरा इन टर्म्स ऑफ ओमेगा अपन लिख सकते हैं बी इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो हमने लिखा ई ओमेगा आर स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये हो गया। ये अपन कह रहे कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई टी, या अपन करें ई वी बाई आर के इक्वल होगा।
यस, अभी बेटा अपन देखेंगे रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। कई बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड जेई और नीट में पूछे जा चुके हैं। तो अभी बेटा अपने एंगुलर मोमेंटम देखा और वो हमें मिला ई वी आर बाई टू के इक्वल है। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर बेटा एम से मल्टीप्लाई और एम से डिवाइड किया, ई वी आर अपॉन टू, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से डिवाइड किया। ये कैपिटल एम है, वो मैग्नेटिक मोमेंट है। इसको हमने लिखा ई बाई टू एम, ये कॉन्स्टेंट हो गया, इंटू एम पी आर। और हमें पता है लीनियर मोमेंटम इंटू अपन कह रहे कि रेडियस, वो एंगुलर मोमेंटम एल के इक्वल होता है। तो यहाँ से बेटा अपने को मिला एम इक्वल टू ई बाई टू एम इंटू एल वैक्टर के इक्वल होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम ई बाई टू एम के इक्वल होगा। ई बाई टू एम उसके इक्वल होता है और ई बाई टू एम का कांस्टेंट रहता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा एम बाई एल, और वो ई बाई टू एम के इक्वल होता है। ई का ऑर्बिटिंग जो चार्ज है, चार्ज रोटेट कर रहा है, और एम उसका मास है। एल जो है यहाँ पर एल एंगुलर मोमेंटम और इन जनरल एंगुलर मोमेंटम को अपन आर क्रॉस पी लेते हैं, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये एंगुलर मोमेंटम है। और एम जो है उसको अपन मैग्नेटिक मोमेंट कहेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट, एम मैग्नेटिक मोमेंट है और एल अपन कह रहे कि एंगुलर मोमेंटम है। भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा, उसका मतलब हाँ कांस्टेंट है। हाँ, वो हमेशा कांस्टेंट ओके। रहेगा। अभी अपन आगे इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। अभी यहाँ पे एक टर्म का डिफाइन करेंगे, बोर मैग्नेट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट की एक नई यूनिट है, उसको अपन बोर मैग्नेट्रॉन कहेंगे। जैसे हम कह रहे अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकेंड पॉजुलेट, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल। और बोर्स मॉडल क्या कहता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मोशन करता है जिसमें अपन कह रहे एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है। मतलब एन एच अपॉन टू पाई इसके इक्वल होगा। और एम की वैल्यू क्या होता है बेटा, एम इक्वल्स टू ई बाई टू एम इंटू एल के इक्वल होता है। इस एल को बेटा यहाँ पे रख ले, तो मैग्नेटिक मोमेंट ये बेटा ई बाई टू एम इंटू एन एच अपॉन टू पाई। तो यहाँ से देखो क्या मिल रहा है बेटा, एम इक्वल्स टू ई एच अपॉन फोर पाई एम इंटू अपन क्या रखे एन के इक्वल होगा। और इसको अपन लिख सकते हैं एम इक्वल्स टू एन इंटू म्यू बी, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। यहाँ पे जो म्यू बी है उसे अपन बोर मैग्नेट्रॉन कहेंगे और उसकी वैल्यू ई एच अपॉन फोर पाई एम के इक्वल है, एंड दैट इज कॉल्ड बोर मैग्नेट्रॉन, बोर्स मैग्नेट्रॉन। ये अपन कह रहे एंगुलर मोमेंटम की एक दूसरी यूनिट है और उसकी वैल्यू होगा कितना बेटा, तो म्यू बी। ई की वैल्यू बेटा होता है 1.6 इंटू टेन एस पावर माइनस 19, एच की वैल्यू 6.6 टेन एस पावर माइनस 31 जूल सेकेंड, फिर बेटा अपन सॉरी 34, और फोर पाई की वैल्यू बेटा 3.14
मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और उसकी वैल्यू 9.2 इंटू 10⁻⁻20 के इक्वल होगी। ये अपन कह रहे कि बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू। एक एग्जाम्पल है, अभी चार्ज पार्टिकल की बजाय एक सर्कुलर रिंग है, रिंग ऑफ रेडियस r है, इस पे चार्ज अपन कह रहे कि q है। ये अपन कह रहे कि q चार्ज है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से बेटा रोटेट कर रही है, चार्ज अपन कह रहे q के इक्वल है और हमें पूछा गया है कि फाइंड इसका मास बेटा m के इक्वल है। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द ऑर्बिटिंग रिंग। इस ऑर्बिटिंग रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है वो अपने को फाइंड करना है। यस, अभी देखो कैसे फाइंड करेंगे बेटा। हमें ये पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम उसका रेशियो q/2m के इक्वल होता है। तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए, वो बेटा q/2m, और ये अपने पास l हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, q/2m l। l को अपन लिख सकते हैं बेटा i ओमेगा। l इक्वल्स टू क्या होता है i ओमेगा। तो उसको अपने लिखा q/2m, i को बेटा आपने लिखा m r² इंटू ओमेगा। m से m कैंसिल आउट, तो ये बेटा अपन कह रहे कि मैग्नेटिक मोमेंट q ओमेगा r²/2 के इक्वल होगा। ये बेटा डायरेक्टली अपने को रिजल्ट मिल गया। अच्छा। क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा वो अपने को फाइंड करना है। फाइंड करो। Sir, देखो, is it just E/2m? नहीं बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना अपने को। देखो यहाँ पर m/l वो q/2m होता है, ये तो रिलेशन हमें पता है, बट हमें केवल यहाँ पर m की वैल्यू चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ m इक्वल्स टू q/2m इंटू ओपन कैरी के l के इक्वल होगा। मीन्स q/2m, l को अपन लिख सकते हैं i ओमेगा। i की वैल्यू कितना है, हाफ m r², और ये ओमेगा हो गया। m से m का क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और उसको अपन लिख सकते हैं q/4 ओमेगा r² के इक्वल होगा। ये इसका
मैग्नेटिक मोमेंट होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा डिस्क का क्या होता है, 1/2 mr², और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम I इंटू ओमेगा होता है। Done, sir. यस, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। So it is 1/5 q omega r². चलो चेक करते हैं। हमें पता है बेटा एन बाई एल वो होता है Q/2n। मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है, Q/2n इंटू एल। Q/2n, एल क्या होता है आई ओमेगा, और उसको हम लिख सकते हैं 2/5 mr² इंटू ओमेगा। एम से एम कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल। गुड, 1/5 Q ओमेगा r² के इक्वल होगा। ये बेटा इसका मैग्नेटिक मोमेंट है। गुड, Done, sir. यस। अभी लास्ट टॉपिक अपन देखेंगे, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर का। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, वर्किंग ऑफ मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा था, और मैंने कहा था कि उसकी वर्किंग अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इस चैप्टर में देखेंगे। तो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, इसका एप्लीकेशन क्या है, तो गैल्वेनोमीटर यूजिंग गैल्वेनोमीटर we can measure we can measure current as well as voltage, current as well as voltage, करंट और वोल्टेज उसको अपन मेजर कर सकते हैं। अभी इसका अगर डायग्राम ड्रॉ करें बेटा, किस टाइप से ये
वर्क करता है इसका डायग्राम क्या है। तो ये सपोज अपन कह रहे कि हॉर्स शू मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ये हॉर्स शू मैग्नेट है। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे ये सपोज नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसके अंदर बेटा अपन कह रहे कि एक रेक्टेंगुलर कोइल है इस टाइप से, इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि ये यहाँ पे सेंटर पे 0 होता है, फिर बेटा 1, ये अपने पास 2, 1 एंड 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और ये अपन कह रहे कि इसका मैग्नेटिक नेडल है, ये मैग्नेटिक नेडल है जो डिफ्लेक्शन शो करेगा। इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि इसका स्ट्रक्चर होता है, ये रेक्टेंगुलर कोयल है बेटा, रेक्टेंगुलर कोयल, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ये नीडल है। अभी बेटा अपन कह रहे कि इसका वर्किंग अपन देखेंगे किस टाइप से वर्क करता है। वर्किंग में बेटा अपन कह सकते हैं कि मैग्नेटिक टॉर्क बेटा जब इक्विलिब्रियम में होगा तो मैग्नेटिक टॉर्क इक्वल्स टू टोरिशनल टॉर्क के इक्वल होगा। तो बी जो है उसको अपन यहाँ पर मैग्नेटिक टॉर्क कह रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि रेक्टेंगल कोयल को यूनिफॉर्म करंट कैरिंग रेक्टेंगल कोयल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो भी वो मैग्नेटिक टॉर्क है और उस टॉर्क को बैलेंस करता है, उसको अपन टॉरिशनल टॉर्क कहेंगे। टॉरिशनल टॉर्क जैसे ऐसे जब मैं अपने एक पेंडुलम पढ़ा था, टॉरिशनल पेंडुलम, वो यहाँ पे अपन यूज करेंगे। मैग्नेटिक टॉर्क होता है एम बी, ये बेटा आपने लिखा साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे 90 डिग्री के इक्वल है, तो एम बी साइन 90 इक्वल्स टू के इंटू थीटा के इक्वल होगा। एम को मतलब हम लिख सकते हैं एम बी इक्वल्स टू के थीटा बेटा, के यहाँ पे टॉरिशनल टॉर्क है, थीटा अपन कह रहे कि उसका डिफ्लेक्शन है, सपोज उसका थीटा से डिफ्लेक्शन हुआ तो थीटा की वैल्यू है। एम को अपन लिख सकते हैं आई एन ए मैग्नेटिक मोमेंट इंटू बी, वो बेटा के इंटू थीटा के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि आई दैट विल बी इक्वल्स टू के थीटा अपॉन एन बी ए के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका करंट है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि आई प्रोपोर्शनल टू थीटा है, आई प्रोपोर्शनल टू थीटा, जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना वो ज़्यादा करंट को मेजर कर सकता है। तो आई प्रोपोर्शनल टू थीटा है, के जो है यहाँ पे नोट करो इसको, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। अभी देखो इसके फॉर्मूले से अपने को क्या पता चल रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ती है, ए बढ़ाने पर बढ़ती है और के डिक्रीज होने पर बढ़ती है। अभी एन बी और ए अगर मैं बढ़ाता हूँ तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, एन बढ़ाने का मतलब साइज बढ़ाना,
ए बढ़ाने का मतलब साइज बढ़ाना, गैल्वेनोमीटर की कोयल की साइज बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए अपन कह रहे कि इफेक्टिव एन बी ए वो इफेक्टिव नहीं होता, इसमें इफेक्टिव क्या होगा, के होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी, to increase the sensitivity we use that material which has less torsional constant, जिसका टोरिशनल कांस्टेंट सबसे कम होगा उसको अपन यूज करेंगे, ताकि के की वैल्यू अगर कम है तो एस क्या होगा, बढ़ जाएगा, सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज होगी। अब ये तो था करंट सेंसिटिविटी। अगर हम इसको वोल्ट मीटर की तरह यूज करें तो हम वोल्टेज सेंसिटिविटी भी फाइंड कर सकते हैं। देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं। 1 minute. यस, इसमें भी वोल्टेज सेंसिटिविटी में भी इफेक्टिव फैक्टर के ही रहेगा, क्योंकि बेटा अपन आर अगर बढ़ाएंगे, आर कब बढ़ता है, तो अपन कह रहे कि रेजिस्टेंस की थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए अपन कह रहे कि आर बढ़ाने पर एन वो भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए उस केस में अपन कहेंगे कि अगर मुझे सेंसिटिविटी इंक्रीज करना है तो के जो है टोरिशनल कांस्टेंट है उसको डिक्रीज करना होगा। Answer. चलो, तो ये बेटा अपना